Welcome to your weekly Mala, written by Nimra Ahmed, narrated by Harf. निम्रा अहमद की कहानी माला, हर्फ के साथ 9वीं किस्त। मैं ठीक हूं। अच्छा, मेरा कजिन आने वाला होगा। तुमने उसको अपना बेहतरीन कॉर्नर ऑफिस दिखाना है, डिस्काउंट भी और प्रोटोकॉल भी। आंखों से इशारा किया। वो थोड़ी सी नर्वस थी। ज़ियाद से इतने दिन बाद मुलाकात हो रही थी और उसे नगीना आंटी की कही बातें याद थी। सर जी, आप फिक्र ही ना करें, मैं समझ गया हूं। थोड़ी देर बाद वो आसिम के साथ मेन लॉबी में खड़ी थी। दोनों की नजरें लिफ्ट के बंद दरवाजों पे थी। ज़ियाद चंद मिनट लेट था। कोई और होता तो वो बहुत बुरा मानती क्योंकि वो वक्त पे पहुंची थी, लेकिन ये ज़ियाद था। ये तय था कि कशमाला उसकी बात का बुरा नहीं मान सकती थी। लिफ्ट के दरवाजे हिस की आवाज से खुले। चंद अफराद बाहर निकले। उनमें ज़ियाद सुल्तान भी था। उसने सुन रखा था कि बाज लोग किसी महफिल में आते हैं तो अपनी शख्सियत के सहर से चरागों में रोशनी नहीं रहने देते। तमाम निगाहें उनकी तरफ उठती हैं और फिर वापस नहीं लौटती। वो भी ऐसा ही था। वो लिफ्ट से निकला और दाएं बाएं चेहरा घुमाया, फिर सामने देखा तो कशमाला से नजर मिली। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में शनासाई भी थी और ममनूनियत भी। वो मुतवाजिन कदम उठाता उसकी तरफ आया। वो आज भी वैसा ही लग रहा था, दराज कद और हैंडसम। उसने खाकी पैंट पे आधी आस्तीन वाली नेवी ब्लू पोलो शर्ट पहन रखी थी। गीले बाल एक तरफ को जमाए उसके सांवले चेहरे पे ताजा शेव की नीलाहट थी। उसकी नजरें कशमाला से मिली तो उसे लगा जैसे इस आदमी की कमी थी उसकी जिंदगी में। वो सब कुछ था जो वो नहीं थी। वो एक ही चीज के दो हिस्से थे जो बरसों से दुनिया का सफर करते एक दूसरे को तलाश कर रहे थे। आपके आने का शुक्रिया कशमाला। उसके करीब आकर उसे देखते हुए वो ममनूनियत से बोला था। वो कितना धीमा और शाइस्ता सा था। वो नो प्रॉब्लम कहते हुए तारुफ करवाने लगी। ये आसिम है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। हाय ज़ियाद। आसिम ने गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया। ज़ियाद ने मुस्कुरा के उससे हाथ मिला लिया। और मैं कैफ जमाल हूं। कशमाला चौंक कर मुड़ी। उसे तो वो भूल ही गई थी। वो उनसे थोड़ा सा फासला रख के उनके पीछे चल रहा था। खुद ही आगे आया और हाथ बढ़ा दिया। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि उसकी चुभती हुई नजरें ज़ियाद सुल्तान के ऊपर जमी थी, गोया अंदर तक उतर रही हूं। ज़ियाद ने उसे रस्मी मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाया और शाइस्तगी से पूछने लगा, आप भी यहाँ काम करते हैं? वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। कोई अजीब सा तनाव उनके दरमियान हायल था। नहीं, मैं कशमाला बीबी के साथ हूं। अपना हाथ अलहदा करके कैफ पीछे हुआ। चेहरा हनूज संजीदा था। ज़ियाद, ये कैफ है, मेरा ड्राइवर भी और असिस्टेंट भी। कुछ था जो कशमाला को अच्छा नहीं लगा था। चंद लम्हे पहले तक कशमाला और ज़ियाद दो थे, एक दूसरे का गुमशुदा हिस्सा। उसे दो का तिकोन बनाना अच्छा नहीं लगा था। ड्राइवर के लफ्ज पे ज़ियाद चौंका। फिर उसने सर से पैर तक एक नजर कैफ पर डाली। कशमाला जानती थी उसे एक नजर में वो कैफ जमाल को स्कैन कर रहा था। अच्छा लगा आपसे मिलके कैफ। ज़ियाद ने इसी रस्मी मुस्कुराहट के साथ सर को जुम्बिश दी। कैफ अब भी नहीं मुस्कुराया। उसे घूरते हुए दो कदम पीछे हो गया। हम ऊपर जाके ऑफिस देखते हैं। कैफ, तुम यहीं रुको, कशमाला ने तहक्कुम से कहा, साथ ही आंखों से घूरा भी। तो वो वहीं रुक गया। आसिम उन्हें लिए एग्जीक्यूटिव लिफ्ट की तरफ आ गया, जहां से उन्होंने टॉप फ्लोर पे जाना था। वो आगे चलने लगा और वो दोनों उसके पीछे। आंटी कैसी हैं? ज़ियाद उसके कंधे के साथ साथ चल रहा था। उसकी परफ्यूम की खुशबू सारी राहदारी में फैल गई थी। ठीक है बस। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देने से दिल अजीब सा हो जाता था। क्या बताए और कितना बताए? अम्मी बता रही थी उनकी बात हुई तो आंटी कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। वो नरमी से धीमा धीमा सा बोलता था, इतना कि अगर वो शोर में बोले तो शायद कशमाला को आवाज ही ना आए। वो ठीक हो जाएंगी, उसने ज़ियाद से ज्यादा खुद को तसल्ली दी। वो इमारत के टॉप फ्लोर में दाखिल हुए तो वहां गहमा गहमी थी। एक तरफ मगरिबी तर्ज की कॉफी शॉप के नक्शे पे कैफेटेरिया बना था, दूसरी जानिब जिम की तरफ जाता दरवाजा था। हर तरफ रोस्ट हुए कॉफी बीन्स की खुशबू फैली थी।
हमारी को वर्किंग स्पेसेस में मुख्तलिफ तरह के लोग अपना अपना काम करते हैं। आसिम उनके आगे चलता हुआ अपनी बिल्डिंग की खसूसियात बता रहा था। आपको सारा दिन कॉफी और चाय फ्री मिलेगी, जितनी चाहे ऑर्डर करें। एक वर्किंग शिफ्ट में इंसान कितनी कॉफी पी सकता है? 2 कप, शायद 3 कप। ज़ियाद मुतासिर हुए बगैर बोला। वो जेबों में हाथ डाले अतराफ का जायजा लेते हुए कदम बढ़ा रहा था। आसिम खामोश हो गया, फिर दोबारा हिम्मत की। जिम की एक्सेस फ्री है, हमारे पास स्विमिंग पूल भी है, उसके अलावा मीटिंग रूम्स भी हैं। आपको किसी से मिलना हो तो आप अपनी मर्जी का मीटिंग रूम बुक कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए हम कॉन्फ्रेंस रूम्स भी मुहैया करते हैं। हमारी ऐप पे जाके आप चंद घंटे के नोटिस पे कोई भी रूम बुक करवा सकते हैं। नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, तन्हाई में सुकून से बैठ के काम करना है। वो दायराना निगाहों से अतराफ का जायजा लेते हुए कह रहा था। आसिम अब के वाकई खामोश हो गया। फिर वो उन्हें सीढ़ियों के जरिए टॉप से निचले फ्लोर पर ले आया। कॉर्नर में एक ग्लास डोर खोला तो सामने छोटा सा ऑफिस नजर आया। कशमाला ने अंदर कदम रखा तो आंखों में सताइश उभरी। ऑफिस की दीवारें ग्रे थी, जिन पे चंद पेंटिंग्स आवेजा थी। एक तरफ सफेद वर्क टेबल और एग्जीक्यूटिव चेयर रखी थी, दूसरी जानिब किसी मेहमान को बिठाने के लिए कुर्सी रखी थी। दीवार पर चंद कैबिनेट्स बनी थी और दरवाजे के मुकाबिल दीवार पर मुस्ततील खिड़की नस्ब थी। आसिम ने खिड़की के ब्लाइंड्स ऊपर किए तो सूरज की रोशनी ने सारे कमरे को मुनव्वर कर दिया। वो एक मगरबी मुमालिक के जैसा छोटा और कोजी सा ऑफिस था। ज़ियाद आगे बढ़ा और खिड़की से नीचे झांकने लगा। आपको सिर्फ ऑफिस के माहाना चार्जेस पे करने होंगे। चाय कॉफी के अलावा एसी और इंटरनेट भी फ्री है, जितना चाहे इस्तेमाल करें। आसिम फख्र से बताने लगा। औकात की भी पाबंदी नहीं, बिल्डिंग 24 घंटे खुली होती है, आप जब चाहे आए। बिल्डिंग में दाखिले के लिए आपका एक स्मार्ट कार्ड होगा, उसको स्वाइप करके आप दाखिल होंगे। और हाँ, आपके ऑफिस की चाबी सिर्फ आपके पास होगी। प्राइवेसी और सिक्योरिटी के यहाँ पूरा ख्याल रखा जाता है। कशमाला मुस्कुरा दी। आसिम ने कितना अच्छा सिस्टम बना रखा था। वो गुलबर्ग में ऐसी 2 इमारतें यूं ही तो नहीं चला रहा था। उसे वाकई आसिम पे फख्र हुआ। फिर कैसा लगा आपको ये ऑफिस? आसिम ने खनकार के पूछा। ज़ियाद खिड़की से नीचे झांक रहा था। इस साइड का व्यू काफी डिस्टेस्टफुल है, लेकिन यहाँ से सड़क भी टूटी हुई है और कचरे के ड्रम नजर आते हैं। हम सड़क के इस हिस्से का कुछ नहीं कर सकते, ये तो इंतजामिया वालों का मसला है, ये हमारी जगह नहीं है ना। समझ सकता हूँ, लेकिन इस व्यू ने ऑफिस की खूबसूरती खराब कर दी है। वो जेबों में हाथ डाले अब गर्दन ऊपर नीचे घुमा के अतराफ का जायजा लेने लगा। कशमाला की मुस्कुराहट मद्धम पड़ने लगी। वो खामोशी से एग्जीक्यूटिव चेयर पर आ बैठी और टांग पर टांग जमा ली। अब वो बगौर ज़ियाद को ऑफिस का मुआयना करते हुए देख रही थी। दीवारों के कोनों में सेम भी लगी हुई है। चंद हफ्तों में ये पेंट उखड़ने लगेगा। आपने लाइटिंग भी कम कर रखी है। ज़ियाद ने स्विच बोर्ड के बटन दबाए कि शायद मजीद बत्तियां जल जाएं, लेकिन छत की स्पॉटलाइट्स बस इतनी ही थी। मैं लिखारी आदमी हूँ आसिम, मुझे जगह ऐसी चाहिए जो मुझे क्रिएटिविटी में मदद दे, ना कि मुझे घुटा घुटा सा महसूस करवाए। जैसे ये दीवारें, ये बहुत डार्क है। वो मायूसी से गर्दन उठाए इर्द गिर्द देख रहा था। व्यू भी वैसा नहीं है जो जहन को फ्रेश करे। फिर आसिम को देखा और रस्मी मुस्कुराया। मैं आपको सोच के बताऊंगा, थैंक्स। आसिम का जोश झाग की तरह बैठ चुका था। उसने ढीले ढाले अंदाज में शुक्रिया अदा किया और मैं कॉफी भिजवाता हूं कह के बाहर चला गया। अब के ज़ियाद ने उसे देखा। फिरोजी लिबास वाली लड़की कुर्सी पर बैठी बुझी बुझी लग रही थी। मुझे लगा आपको यह जगह पसंद आएगी। आप गिल्टी क्यों फील कर रही हैं? इसमें आपका कसूर नहीं। और फिर मैंने इस जगह को रिजेक्ट नहीं किया, बस इतना कहा है कि सोचूंगा। वो खिड़की से हटा और कशमाला के सामने वाली कुर्सी खींच के बैठा। मैं असल में कुछ बेहतर की तवक्को कर रहा था, मगर अभी आसिम को इस बिल्डिंग को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। खैर, वक्त के साथ सीख जाएगा। मुझे ये ऑफिस आपकी राइटिंग के लिहाज से मुनासिब लगा था। उसने ये नहीं कहा कि अगर माँ बीमार ना होती तो वो यही ऑफिस ले लेती और इसी से अपने नए काम का आगाज करती। उसे तो ये सारे मसाइल नजर नहीं आए थे। क्यों? क्या वो चीजों की गहराई में नहीं जाती? आप ये जगह पहले देख चुकी थी? नहीं, मैंने आपके साथ अभी देखी है और आपने 5 मिनट में इसको लेने का फैसला भी कर लिया। वो मुस्कुराया।
आपके बारे में मैंने एक अंदाजा लगाया था कि आप दूसरों को बहुत जल्द चांस देती हैं, एतबार भी जल्द कर लेती हैं। मैं ऐसे फैसले नहीं करता। मैं वक्त लेता हूँ और सोच समझ के तमाम जावियों से किसी चीज को परखता हूँ। कुछ था जो दरवाजे की दर्ज से रेंगता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और उन दोनों के दरमियान हायल हो गया। एक बददिली का एहसास जिसने कुछ देर पहले का जोश ठंडा कर दिया था। मैं वाइब्स पे चलती हूँ ज़ियाद। कंट्रोल चेयर पर बैठी लड़की ने कंधे उचकाए। अगर मेरी गट फीलिंग ये कहे कि ये काम दुरुस्त है तो मैं उसे कर लेती हूँ। गट फीलिंग्स हमेशा दुरुस्त नहीं होती। मसलन मेरे ऑफिस में कुछ दिन पहले एक लड़की आई। वो याद करके बताने लगा, वहां दुबई में उसने अपने माली मसाइल का जिक्र इतने अंधोनाक अंदाज में किया कि मैं मुतासिर हो गया और शायद मैं उसे जॉब दे देता, लेकिन फिर मैंने सोचने के लिए वक्त लिया। बाद में तहकीक की तो मालूम हुआ कि उसके हालात ऐसे नहीं थे जैसा नक्शा वो खींच रही थी। मैं होती तो उसके लिए ऑफिस में जगह बना देती और उसको नौकरी दे देती, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि जब हम दूसरों के लिए जगह बनाते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए हमारी जिंदगी को शादा करता है। उसका अंदाज संजीदा था। कुछ था जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। सामने बैठा ज़ियाद मुस्कुराया। वो मैं देख सकता हूं कि आप कैसे लोगों को जॉब दे देती हैं। कशमाला ने गहरी सांस ली। अब कि वो बोली तो अंदाज कदरे सख्त था। आपका इशारा मेरे ड्राइवर की तरफ है गालिबन। वो देखने में अच्छा भला लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। उसने 1 साल पहले एक कंपनी बनाई थी जो फ्लॉप हो गई थी और वो तब से बेरोजगार और मकरूज है। मेरी जॉब से उसके कर्जे नहीं उतरेंगे, लेकिन कम से कम वो किसी काबिल तो हो जाएगा। आप मेहरबान दिल की मालिक हैं, इसीलिए किसी ने आपके पास आकर अपनी माली मजबूरियों का जिक्र किया और आपने यकीन कर लिया। वो मुस्कुराया जैसे बड़ा किसी बच्चे की बात में मुस्कुराता है। आप मेरी जगह होते तो क्या ऐसे नौजवान को जॉब ना देते? वो कुर्सी पे आगे हुई और आंखों की पुतलियां सकोड़ के उसे देखा। वो सुनना चाहती थी कि वो आगे से क्या कहता है। नहीं, मैं इस नौजवान को जॉब बिल्कुल ना देता। ज़ियाद ने शाने उचकाए। क्योंकि मैं दिल से नहीं दिमाग से फैसला करता हूँ। मसलन आपका ड्राइवर कम असिस्टेंट कह रहा है कि उसके ऊपर 1 साल से कर्जे हैं। इंटरेस्टिंग, मगर आईफोन का जो मॉडल उसके हाथ में था वो अभी सितंबर में रिलीज हुआ है। एक कर्जों का शिकार आदमी 6000 दिरहम 3 लाख रुपए का फोन उठा के नहीं घूमता, ना ही वो टॉम फोर्ड के जूते पहनता है। सुरमई दीवारों वाले ऑफिस में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। मैं अपने अच्छे बुरे की पहचान कर सकती हूँ। मेरा ड्राइवर चाहे महंगा फोन उठाए, चाहे डिजाइनर जूते पहने, अगर वो मेरा काम ठीक कर रहा है तो ये मेरा मसला नहीं। आप बुरा मान गई, मेरा ये मतलब नहीं था। ज़ियाद के चेहरे पे माजरती तासुर उभरा। मैं सिर्फ एक बात कह रहा था, कभी कभी किसी की नसीहत सुन लेनी चाहिए कशमाला। ये इंसान को बड़े नुकसान से बचा लेती है। ज़ियाद सुल्तान की गहरे मुशाहिदे की वो सलाहियत जो उसे उस दिन मुतासिर कर गई थी, आज शदीद बुरी लगी थी। मैं चलती हूँ, मुझे कहीं पहुंचना है। क्या आपको मजीद यहाँ कुछ देखना है? वो घड़ी देखती उठ खड़ी हुई। उसकी सब आंखें अब बेतासुर थी और पेशानी पे शिकने थी। ज़ियाद भी खड़ा हो गया। नहीं, मैं भी चलता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा मिल सकेंगे। फिर वो रुका नहीं, उस कॉफी के लिए भी नहीं जो आसिम भिजवाना भूल गया था गालिबन। सर के खम से उसे खुदा हाफिज कहा और लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से निकल गया। कशमाला ने उसे लिफ्ट के दरवाजे के पीछे गुम होते देखा तो वापस बैठ गई। कोहनियां मेज पर बिछा दी और चेहरा एक बाजू पर रख दिया। मेज पर गर्द की हल्की सी तह थी। उसने उस पर उंगली से लकीर खींची। दस्तक पे नजरें उठाई। कैफ चौखट में खड़ा था। वो टॉल और डार्क कहाँ गया? चला गया। वो मेज की सतह पर लकीरें खींच रही थी। आप अपसेट हैं? गौर से कशमाला का चेहरा देखा। कुछ सोच रही हूं। वो उंगली से गर्द पे चंद हरूफ लिख रही थी। MALA। क्या? वो खिड़की से टेक लगा के खड़ा हो गया। जॉगर्स की कैंची बना ली। वो सीधा खड़ा नहीं होता था, हमेशा ऐसे खड़ा होता था, सीने पर बाजू लपेटे, एक जूता दूसरे के आगे रखे। कैफ, इस जगह में तुम्हें क्या क्या खामियां नजर आती हैं? बहुत सी, गिनवाऊं? कशमाला ने थक के उसे देखा। वो आसिम की कामयाबी पे खुश थी
और यहाँ सबको खामियां नजर आती थी। को वर्किंग स्पेसेस में डेस्क के दरमियान फासला ज्यादा होना चाहिए ताकि हर वर्कर को अपनी प्राइवेसी मिले, क्योंकि ये स्पेसेस हमेशा तब फ्लॉप होती हैं जब वर्कर्स खामोशी से काम नहीं कर सकते। लोग यहाँ जिस सुकून की तलाश में आते हैं उनको वो मिलना चाहिए, वरना वो घर में ही ना काम कर ले। वो वाकई उंगलियों पर गिनवा रहा था। दूसरा, तमाम हॉल्स में आर्किटेक्चर की थोड़ी सी गलती है। बहुत सी जगह डेकोर में जाया की गई है, बिलखसूस कोने। वहां बहुत कोजी से कॉर्नर्स बनाए जा सकते थे। कशमाला ने एक नजर खिड़की को देखा, फिर लाइटिंग को, फिर ग्रे दीवारों को। कैफ ने इनमें से किसी का जिक्र नहीं किया था। और इस पूरी बिल्डिंग में एक चीज की कमी है। वो मुस्कुराया। पौधों की, है ना? वो भी हल्का सा मुस्कुरा दी। सारी बददिली और कुल्फत दूर होने लगी। जैसा कि आप कहती हैं कशमाला बीबी, रंगों की अपनी जुबान होती है। सब्ज रंग तो पूरी लुगत है। ये क्रिएटिविटी का रंग है। ये जहन को फ्रेश करके इसमें नित नए आइडियाज डालता है। आसिम को सिर्फ एक मशवरा दें कि बिल्डिंग्स में पौधों और सब्ज रंग का इजाफा कर दे। और ये ऑफिस, उसकी सुई वहीं अटकी थी। ये कैसा है? जन्नत है। लाहौर में कॉर्नर ऑफिस वो भी इस कीमत पे कहाँ मिलता है। मेरे पास पैसे होते तो फौरन इस जगह को ले लेता। तुम्हें कम रोशनी या बाहर के मंजर से मसला ना होता? वो हंस दिया। गाल का गढ़ा वाजे हुआ। मैंने लैपटॉप पे सर झुकाकर काम करना है, सुई में धागा नहीं डालना। ऊपर से चाय कॉफी फ्री है। एक इंसान दिन में 2-3 कप ही पी सकता है, क्या फायदा? यहाँ वो लोग आते हैं जिन्हें खुद को रोज बिस्तर से निकाल के काम पे आने के लिए मजबूर करना पड़ता है। वो अपने लिए काम करते हैं, उनके सर पे कोई डंडा नहीं होता। ऐसे में को वर्किंग स्पेसेस में फ्री कॉफी इसलिए दी जाती है ताकि आपके पास काम पे आने का बहाना हो, लग्जरी को एंजॉय करने का दिल चाहे, वरना कोई कॉफी या चाय का भूखा नहीं होता। और आप इतनी मनफी बातें क्यों कर रही हैं? 2-4 आर्किटेक्चर की गलतियां तो हर बिल्डिंग में होती है, मगर आसिम इस जगह को अच्छा मैनेज कर रहा है। कुछ नहीं, घर चलो, मां अकेली होंगी। वो हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। वो आसिम से नहीं मिलना चाहती थी। अजीब शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। जाते जाते रुक के कैफ को देखा, फिर नजरें उसके हाथों में पकड़े फोन तक गईं। उसके जूते यकीनन रेप्लिका, नकल थे, लेकिन फोन असली था। उसने पहले नोट क्यों नहीं किया? तुम तो कह रहे थे तुम पे 1 साल से कर्जे हैं, फिर आईफोन का ये नया मॉडल कैसे खरीदा? कैफ न घबराया न परेशान हुआ, हल्के से शाने उचका दिए। मैंने कब कहा कि मैंने खरीदा है? गिफ्ट मिला है। इतने महंगे गिफ्ट कौन दे सकता है? एक लड़की ने दिया था। अमीर लड़कियां महंगे तोहफे देती हैं। सब आपकी तरह नहीं होती जो सिर्फ तनख्वाह दें, वो भी लेट। कशमाला ने घूर के उसे देखा और आगे बढ़ गई। उसकी हील की आवाज सारे कॉरिडोर में गूंजती गई। कैफ ने सीने में मुकैयद सांस खारिज की। कोफ्त से उस फोन को देखा और नफी में सर हिलाया। कितना कुछ छुपाएगा उससे। मैंने इस सारी बात से ये नतीजा निकाला है माला के, माही ने उसका लंबा सा टेक्स्ट पढ़ने के बाद जवाब लिखा था, कि तुम इतने दिन बाद जियाद से मिली और तुमने कैफ की वजह से उससे बहस की। मैंने कैफ की वजह से उससे बहस नहीं की, वो मेरी चॉइस पे मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। वो कार की पिछली सीट पे बैठी ठक ठक टाइप कर रही थी। हो सकता है वो ऑफिस उसके लिए मुनासिब ना हो। माला, अब वो तुम्हारा दिल रखने के लिए तो ऑफिस को नहीं ले सकता था ना? वैसे भी वो मुझे बहुत खुश्क और प्रैक्टिकल सा लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि उसका कसूर है, लेकिन उसको कैफ के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर कैफ? यार कौन है ये कैफ? मैंने इसको देखता है। तुम्हारी हर बात में इस कैफ का जिक्र होता है, क्योंकि वो आधे से ज्यादा दिन मेरे साथ होता है। माला, तुमने जहीर के साथ 5 साल काम किया। मैंने तुम्हारे मुंह से जहीर का जिक्र 5 दफा भी नहीं सुना, सिवाय अहम मौकों के। मगर कैफ स्पेशल है। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। और माँ ही हंसती। तुम्हारे इस दावे की एक्सपायरी डेट 6 घंटे से ज्यादा नहीं है। वो भी मुस्कुरा दी। उसको घर उतार के वो कुछ देर के लिए बाहर चला गया। पिछली स्ट्रीट में एक पार्क बना था। कैफ सूरज और गर्मी की परवाह न करते हुए वहां एक बेंच पे बैठा और कॉल मिला के फोन कान से लगाया। उसके चेहरे पे बेचैनी थी। जियाद सुल्तान के बारे में मालूम किया?
जैसे मेरे पास करने के लिए कोई और काम नहीं है, मालिक तलखी से बोला, फिर गहरी सांस ली। हाँ, मालूम किया था, वो कोई राइटर है और एक अच्छी जॉब करता है। माँ बाप का इकलौता बेटा है, बाप शरीफ सा है, वो भी जॉब करता है। माँ हाउस वाइफ है और कुरान पढ़ती और पढ़ाती है। एक शरीफ माँ बाप है और इस नौजवान की रेपुटेशन भी अच्छी है, कम गो और नर्ड सा है। तुम्हें इससे क्या मसला है? उसको मुझसे मसला है, वो मुझे पसंद नहीं करता, यूं ही लगता है मुझे, कैफ नापसंदीदगी से बोला। मेरा ख्याल है तुम उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो उस लड़की में इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ। मालिक की सर्द आवाज में इस्तेहजा था। तुम कैफ जमाल हो, एक नाकाम इंसान जिसका ना कोई करियर है ना कोई समाजी हैसियत। तुम कशमाला मुबीन के ड्राइवर और गार्ड हो। वो तुम्हें उससे ज्यादा कुछ नहीं समझेगी। तुम उसकी जितनी हिफाजत कर लो, जिस दिन उसे मालूम हुआ कि तुम उसको किस तरह धोखा देते आए हो, वो तुमसे नफरत करेगी। तुम्हारी इस कहानी का अलमनाक अंजाम ऐसा ही होना है, इसलिए इसको यहीं खत्म कर दो। हकीकत ऐसा जहर है जिसको पीने से इंसान मरता नहीं है, बस वो उसके अंदर की सारी उम्मीद चूस जाता है। वो जो बार बार भूलने लगता था, उसे एक दफा फिर हकीकत याद दिलाई जा रही थी। मैं कैफ जमाल हूं, एक नाकाम इंसान जिसका कोई करियर या समाजी हैसियत नहीं है। उसने खुद से दोहराया, किसी सबक की तरह। उसे बार बार खुद को ये याद करवाना था क्योंकि वो उसे ऐसे ही देखती थी। वो घर आई तो माँ अपने कमरे में थी। उसने जूते लाउंज में ही उतार दिए और नंगे पैर चलती हुई माँ के कमरे की तरफ आई। माँ ने उसके आने की आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए उन्हें मालूम ना हो सका और कशमाला उनके सर पे पहुंच गई। वो अलमारी का पट खोले खड़ी थी और हाथ में सोहन हलवे का डब्बा था। वो चुपके चुपके उससे सोहन हलवा निकाल के खा रही थी। डब्बा बंद किया तो चौंक गई। वो पहलुओं पे हाथ रखे सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ उनके सामने खड़ी थी। तुम कब आई? उन्होंने डब्बा बंद किया और अलमारी में रखने लगी, लेकिन कशमाला ने वो उनके हाथ से ले लिया। आपको मेरा एहसास है माँ? वो दबा दबा सा चिल्लाई। मैं 2 दिन से परेशान हूं कि आपकी फास्टिंग शुगर 140 से नीचे क्यों नहीं जा रही, और आप मेरी सारी मेहनत जाया कर रही हैं इस एक स्टूपिड हलवे के पीछे। आवाज बुलंद होने लगी। माँ ने चोरी पकड़े जाने पे सर झुका लिया, हथेली बेड पे रखी और सहारे से बेड पे बैठी। माँ, आपको थोड़ा सा भी मेरा एहसास है? आपके पीछे मैं कौन सी कुर्बानियां देती हूँ, आपकी सेहत के लिए कितना हलकान होती हूँ, मगर आपको एहसास ही नहीं है, न मेरी जिंदगी का न मेरे काम का। आपको इतनी सी भी मेरी परवाह नहीं है। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल रहा था। आंसू उसकी आंखों से जारों कतार गिर रहे थे। वो वहीं जमीन पर बैठ गई, अलमारी से टेक लगाए और जोर जोर से रोने लगी। पता नहीं एकदम से इतने सारे आंसू कहां से आ गए थे। बस बच्चे करें माँ का ख्याल, और माँ, उसने नहीं करना होता बच्चों का ख्याल। माँ ने चेहरा उठाया, उनकी बूढ़ी आंखों में बेचार की थी। अच्छा, मैं अब कोशिश करूंगी कि मीठा ना खाऊं। एक डरा सहमा सा अंदाज, परेशानी। कशमाला ने भीगी आंखों से उन्हें देखा और तब उसे एहसास हुआ कि माँ जानबूझ के मीठा नहीं खाती थी। वो जानती थी वो उनके लिए अच्छा नहीं है। वो कोशिश भी करती थी खुद को रोकने की, मगर वो कर नहीं पाती थी। ये उनके बस में नहीं था। ये डायबिटीज का मर्ज ही ऐसा था। वो भी उतनी ही मजबूर थी जितनी के माला। वो वहां से उठी और आंसू साफ किए, फिर डब्बा वापस अलमारी में रखा और अलमारी बंद की। माँ नजरें झुकाए बैठी थी। कशमाला उनके साथ बेड पे बैठी और नरमी से उनके फरबा कंधे पे हाथ रख के कहने लगी, माँ, बस कुछ दिन आपने कंट्रोल करना है। अगर आपके घुटने की सर्जरी की नौबत आई तो मसला होगा। और हाँ, आज से आप मेरे कमरे में शिफ्ट हो रही हैं। आपको माहौल चेंज करने की जरूरत है। नरमी से उनका कंधा दबाया। माँ ने सर हिला दिया, कोई मुज़ाहमत नहीं की। हाँ, वैसे भी तुम्हारा मुआ ड्राइवर बाज नहीं आया, सारी रात लड़कियों से बातें करता है। उसे आंसुओं के दरमियान में हंसी आ गई। अच्छा, बातें क्या करता है ये तो बताएं। मुझे नहीं समझ आती, कोई दूसरी जुबान बोलता है। कशमाला हंस दी। वो आपकी वजह से अंग्रेजी बोलने लग गया होगा।
वो कैफ को फोन कॉल्स करने से नहीं रोक सकती थी, अच्छा नहीं लगता था। रात में बख्त भी और वो माँ की सारी चीजें लिए माला के कमरे में आ गए। माँ को आजकल चलने में कुछ ज्यादा ही दुश्वारी पेश आ रही थी, जैसे वो बहुत तकलीफ से चल रही हूँ। माला के कमरे में आई तो हाँफती हुई बेड पर बैठ गई। फिर गर्दन घुमा के अतराफ में देखा। उसके कमरे की एक दीवार जैतून रंग की थी और बाकी तीनों दीवारें ऐश वाइट थी। माला, हम होटल में हैं? नहीं माँ, हम अपने घर हैं। माँ के साथ कभी पेशावर जाते किसी शादी पे तो होटल में रहा करते थे कि माँ को रिश्तेदारों के घर रहना पसंद नहीं था। माला के कमरे की सेटिंग भी उसी होटल के कमरे जैसी थी। सफेद चादरें और बेड कवर। माँ फिर से मिक्सअप कर रही थी। यहाँ ब्रेकफास्ट फ्री है? माँ, हम होटल में नहीं, मेरे कमरे में हैं। फिर से याद करवाया। अच्छा, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। वो खड़ी हो गई। वो जानती थी कि माँ नमाज पढ़ चुकी है। वक्त भी गवाह थी, लेकिन माँ को भूल गया था। उनकी जिद वैसे भी 4.5 में मशहूर थी। माला उनको बाथरूम ले गई कि पता नहीं क्यों उसे खौफ था कि माँ फिसल ना जाए। फिर से उनको वजू करवाया और उन्होंने फिर से नमाज पढ़ी। फिर वो सोने लेटी तो बेड पर दूसरी तरफ आ बैठी और लैपटॉप गोद में रख लिया। माँ उसकी तरफ करवट लिए आंखें मूंदे हुए थी। हाथ में तस्बीह थी जिसके वो दाने गिरा रही थी। काम करते करते माला ने उन पर नजर डाली। उसने आज माँ को कितनी सुना दी कि हम दूसरों का गुस्सा अपनी माँओं पे क्यों निकालते हैं, दोस्तों पे क्यों नहीं निकालते, बॉस पे क्यों नहीं निकालते, क्योंकि माँ पे हमारा बस चलता है। और माएं भी चुप करके क्यों सुन लेती हैं। माँ से लड़ने के बाद का गिल्ट, इस गिल्ट का क्या करे इंसान। उसका दिल बुरा होने लगा। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और उनका चेहरा देखने लगी। कहते हैं माँ बाप का चेहरा देखते रहने से भी सवाब मिलता है। क्या वो सवाब उन सारी तल्ख बातों को मिटा देता है जो हम अपनी माँओं से कह देते हैं? वो भीगी आंखों से उन्हें देखे गई। उनका चेहरा कितना कमजोर हो गया था। चंद ही दिन में वो मुरझा सी गई थी और चेहरे की बाई तरफ की जिल्द लटक गई थी। जैसे मलाला यूसुफजई का चेहरा फेशियल नर्व के डैमेज होने से एक तरफ से मुख्तलिफ है, ऐसे ही माँ का चेहरा बाएं एंगल से मुख्तलिफ था। ये उसने आज नोट किया था। माँ को क्या होता जा रहा है? वो सोचती नजरों से उन्हें देखे गई। तभी माँ नींद से जागी। चौंक कर उसे देखा। आज मैंने रात को चाय नहीं पी। घर वालों ने भी हमें चाय नहीं पूछी। कौन से घर वाले माँ? जिनके घर हम आए हुए हैं। वो दिल खोल के हंसती। माँ, हम अपने घर में हैं। ओह अच्छा। बेइख्तियार माथे को छुआ, जैसे अपने भूल जाने पे शर्मिंदगी हुई हो। हम इस्लामाबाद नहीं आए हुए, तुम्हारे मामू के घर? नहीं माँ, हम मेरे कमरे में हैं। माही से कहो सो जाए। मैंने उसकी तरफ से करवट मोड़ ली। माही कहाँ होती है माँ? उसने दोहराया। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में। वो आंखें मूंदे बड़बड़ा रही थी। माला ने दोबारा लैपटॉप खोला ही था कि माँ की धीमी सी आवाज आई। वो बच्चा फिर कहाँ गया? माला ने तेजी से लैपटॉप बंद किया। उसका सांस रुक गया था। माँ, सो जाएं। उसने उनका कंधा थपथपाया। एक लम्हे को जैसे उसका गला बंद होने लगा था। फिर उसने गहरे गहरे सांस लिए। माँ और माही उस बच्चे को भूलती क्यों नहीं थी। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हमारे साथ रहिएगा माला की किस्त नंबर 10 के लिए।